तो वेलकम है दोस्तों। देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेमेस्टर 2 का आपका सीसी पेपर 5 भाग 1 का वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग 25 के बाद 26वां क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यह पेपर 2023 में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स 100 एग्ज़ाम होता है और पास करने के लिए इस पेपर में आपको 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर होता है और सभी क्वेश्चन MCQ हैं। 50 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आपको MR पेपर दिया जाता है, वहाँ पे फिल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप गलत करते हैं तो एक भी नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है, पेपर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो क्या करता है, इंग्लिश में दे देता है। मैंने इस पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके दिया है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे 26वां क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए 400 रुपये का कितना बनेगा, वो ये चीज़ पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब देखिए पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा 53, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका 49.44, चौथा ऑप्शन है 449.44। तो देख 449.44 आपका जो है मिश्रधन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 49.44 का राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम कितने समय में, ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे निकालना है, कितने समय में जो है आपका 1100 रुपया 2794 रुपया हो जाएगा 6.6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 साल में। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वेरिएबल आर, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, डाटा जो है 2 प्रकार का होता है, एक है नोमेरियल, ठीक है, सॉरी नॉमिनल, और दूसरा है ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल मतलब आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आता है ना, उस टाइप से। और नॉमिनल मतलब 1 2 3 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं सबका हिंदी में भी दे दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये ख़त्म होगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए आपका हिंदी आना भी शुरू हो जाएगा, ताकि हिंदी में जो भी है दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने हिंदी में सबका ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, सबका, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन मूल रूप से बना है, तो पढ़ने में डेफिनेटली इंग्लिश में ही अच्छा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 29 नंबर कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रो डाटा और अरेंज डाटा दोनों, यानी कि बोथ। ठीक है, आप लोग हिंदी वाला देख लीजिएगा अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि आपका गवर्नमेंटल जो पब्लिकेशन होता है, यह किस प्रकार की डाटा का यूज करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंटल यानी कि सरकारी पब्लिकेशन जो है सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक श्रेणी की डाटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि दीज आर 2 इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो है राइट आंसर मुझे नहीं मालूम है। मैंने कोशिश भी किया बट नहीं बना मुझसे। कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे भी नहीं बना। ये 32 नंबर का भी आंसर मैं नहीं फाइंड आउट कर पाया। 33 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इन यूनिट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। तो इसका भी आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा है कि सेमेस्टर 2 में कि क्या बताऊँ। दोस्तों आप लोग जितना भी बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, मैं ऐसा तो नहीं बोलता हूँ, कामना ही करूँगा कि अच्छे करें, बट जो है इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो फेल हो जाएंगे। ऑलरेडी आपका एक इंग्लिश का पेपर हो चुका है, जिसमें से बहुत से लोगों का ख़राब गया है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं वो लोग इंग्लिश लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए जो भी है, ये मैथ का पेपर है और इंग्लिश में ही केवल आया था। अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में आता है तो मास्टर जो आपका एग्जामिनर होता है उसको बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हिंदी में पेपर आपको ट्रांसलेट करके दे दे। ठीक है, या फिर बोर्ड में लिख दें। चलिए ये आप लोग बोल सकते हैं अगर आपका पेपर भी इंग्लिश में आता है तो। 35 नंबर है द सोर्स ऑफ डाटा आर, तो हम लोग डाटा कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी या बोथ। तो देखिए दोस्तों, डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिज, क्योंकि डाटा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ये तो टाइप हैं,
बट कलेक्ट किया जाता है आपके जो सेंसस करते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। अगला है विच इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल डायग्राम। तो इनमें से कौन सा वन डायमेंशनल डायग्राम नहीं है? तो आपका रेक्टेंगुलर डायग्राम जो है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, बाकी सभी आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन बार्स डायग्राम इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? इक्वल, ठीक है। तो इनके बीच जो है डायग्राम के बीच बार्स जो होता है दोनों का इक्वल होता है डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि स्क्वायर डायग्राम आर। तो स्क्वायर डायग्राम के कितने डायमेंशन होते हैं? तो स्क्वायर डायग्राम के 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल। डायमेंशन का हिंदी होता है आयाम। अगला है कि पाई का मान कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं पाई का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पाई विल बी। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे देखिए 7/22 देना है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, 22/7 पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए नोट करते जाइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है द सूटेबल डायग्राम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कैसे बनता है? तो पाई डायग्राम जो है आपका इस तरह से बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त चार्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिग्री इज यूज टू कन्वर्ट मेंबर्स इनटू एंगल्स इन सब डिवीजन। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ रहा था मुझे पता चल गया कि आगे देखते हैं। तो फिर एरिथमेटिक मीन। देखिए यहाँ पे आपको जो है एरिथमेटिक मीन यानी कि माध्य दिया है, 1 मिनट, माध्य दिया है 11, 12 और 13, ठीक है। और बोला गया है कि एरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अंकगणितीय माध्य निकालना है 11, 12 और 13 का। तो जब कोई भी डाटा सीरियली रहे, जैसे कि 11, 12 और 13 सीरियली है सब, ठीक है, एक भी स्टेप यहाँ पे नहीं छोड़ा है, तो ऐसे में बीच वाला जो रहेगा ना उसको दे देना है। 3 रहेगा तभी, अगर 4 रहता तो आपको चारों को जोड़ना पड़ता, 11 + 12 + 13, मान लीजिए 14 भी रहता तो 13 + 14 सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, और 4 से भागा दे देते हैं। इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसका फुल फॉर्म होता है। तो 11 + 12 + 13 जोड़िए, बटा 3 कीजिए, आपका 12 आएगा। कैसे? चलिए जोड़ के देखते हैं। तो 2, 1, 3, 1 अंतिम वाला सब जोड़िए तो कितना आएगा? 2, 3, 5 और 1 6, और ऐसा में 3, ठीक, और 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 को संख्या है, तो काटिएगा तो 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ मोड, यदि बहुलक, इफ़ मोड इज 15 एंड मीडियन इज 12, ठीक है, एरिथमेटिक मीन विल बी। तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका? तो देखिए क्या पूछा है, तो मोड मतलब बहुलक होता है, ठीक है, मीडियन मतलब माध्यिका होती है, और यहाँ पे पूछा है कि माध्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला पुट कीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए बहुलक यहाँ पे कितना दिया है? 15, 3 माध्यिका, तो यहाँ पे आपका मीडियन दिया है 12, तो 12, 24, 12, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 12, 24, 12, 36, क्योंकि 3 से गुना करना पड़ेगा 12 को, ये जो 3 माध्य का है ना, माइनस 2 माध्य, तो माध्य को यहाँ पे m लिख देते हैं सिंपली। अगर ये देखिए 36 जो है इधर ही रहेगा, ये -2 है 2m, तो इधर आएगा तो 2m हो जाएगा, ठीक है। और ये 36 - 15 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 36 - 15 मतलब आपका बच जाएगा 21, उतना ही ना बचेगा जी? हाँ 21 बच जाएगा। 21 को फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका? 11 दूना 22 होता है, 10.5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नन ऑफ दीज। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से फार्मूला पुट करके। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विच क्वार्टरल इन मीडियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि विच क्वार्टाइल इज मीडियन। तो देखिए मीडियन कौन होता है? बीच वाला होता है, सेकेंड में, ठीक है। तो द्वितीय का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि इन हाउ मैनी वेज टू कम्युनिकेट 5 मेंबर कैन बी मेड आउट ऑफ 9 पर्सन। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके 9 आदमी हैं, ठीक है, और 5 मेंबर आप जो है किस तरह से
कमेटी बना सकते हैं। तो कितने कितने तरह से बना सकते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, ठीक है, सॉरी 12 बोल रहा, 126। इसका एक फार्मूला होता है, ऐसा होता है कि 2 × 3 × 4, यार मैं भूल रहा हूँ, ये फार्मूला है। अभी अभी मैंने भी सीखा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था, तो फिर मैंने फार्मूला सीखा। ऐसा होता है कि यहाँ पे 9 तक है, तो 5 के बाद जो 6 आता है ना, 6 × 7 × 8, ठीक, × 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 तक है, तो यहाँ पे कीजिएगा आप लोग 2 × 3 × 4 तक, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर नहीं देना है। और ये इस टाइप से फार्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं सोशल साइंस का एक्सपर्ट हूँ, मैथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैथ मुझे उतना ही आता है जितना से मैं काम चला पाता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 अ स्पॉट इन अ थ्रो और डाइस, ठीक है। तो एक पासा में कितने टोटल होते हैं? एक पासा में टोटल 6 गो होता है आने की संभावना, ठीक है, 6 गो साइड होता है, तो 6 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना बोल रहा है? मोर देन 2, यानी कि 2 से अधिक आने की संभावना क्या क्या आएगा? तो 2 से अधिक यानी कि 3 आ सकता है, ठीक है, एगो पासा को फेंकेंगे तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो 2 से अधिक कितने संख्या हैं? 4 गो, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है? तो 4, और टोटल संख्या है 6 गो। 6 पासा में 6 गो संख्या होता है, ठीक है। तो भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर देखिए, यहाँ पे है एक कार्ड, कार्ड मतलब ताश समझ लीजिए, ताश के पत्ते। अ कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, ठीक है, ताश की एक गड्डी से जो है एक कार्ड निकाला जाता है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आइदर हार्ट और अ किंग, ठीक है। तो हार्ट और अ किंग, यानी कि किंग मतलब वही आपका इक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्का हो जाएगा या बादशाह होगा। मुझे ताश खेलना तो मालूम नहीं, बचपन में खेला करता था, अब तो याद भी नहीं है। चलिए जो भी है, तो 2 होते हैं आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/13, सॉरी 1/13। देखिए दोस्तों, मैंने फाइंड आउट किया है बट मुझे याद नहीं है। आपको राइट आंसर मैंने टिक लगा दिया है 4/13, ठीक है, क्योंकि एक एक करके बनाना पड़ता है यार और यहाँ पे बनाएंगे तब फिर याद आएगा कि किस टाइप से मैंने बनाया था। तो प्रायिकता आपको पढ़ लेना है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, ये इजी है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडजेक्ट 4 हेड इन अ टॉसिंग द 5 कॉइन्स, ठीक है, 5 गो सिक्के हैं, ठीक है, इस तरह से 5 गो सिक्के हैं आपके। और जो है इसमें 4 गो हेड आने की, ये मैंने 6 सिक्के बना दिए, 4 गो हेड आने के कितनी संभावनाएं हैं? तो इसको प्रायिकता से निकाल लीजिएगा, राइट आंसर आएगा 5/32। और अंतिम क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द चांस, ठीक है, ऑफ ड्राइविंग अ किंग इन अ, किंग मतलब वही होगा इक्का, यानी कि ये जो होता है ना, जिसको टेका भी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्राइंग अ किंग इन अ ड्राउन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों में जो है इक्का आने की संभावना कितना है? तो देखिए, इक्का जो है आपका, ये 4 गो होते हैं ताश के पत्ते में, प्रत्येक पत्ते 26 4 करके होते हैं, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं? 13 गो होते हैं ना, हाँ 13 गो पत्ते होते हैं, तब जाके 52 होगा। तो 13 गो होते हैं प्रत्येक, इससे होता है ना, क्या होता है, इक्का, और बाद दूगी, तीगी, चौवा, पंजा, छक्का, साथी, अठी, नाला, दहला, उसके बाद क्या क्या होता है मालूम नहीं यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 गो होता है, ठीक है, और टोटल का कितने होते हैं? 52। तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 के 4 और 13 चौका 52, यानी कि 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, सी नंबर। तो दोस्तों इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद मैंने आपके हिंदी के पेपर को अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हिंदी को भी देख पाइएगा, एंड सब कुछ अपलोडेड है, तो इजीली आप लोग दिक्कत नहीं होगा। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई अगर आपके अगल बगल में होगा सामने में, उसको समझाने बोलिएगा। मैथ जो है पढ़ने की चीज़ है, और यहाँ पे टीचर की आपकी आवश्यकता होगी। बाकी मैथ के अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको टीचर की आवश्यकता है। बाद बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, और जल्दी हम आपके अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी लाएंगे अगर टाइम मिलता है तो। थैंक यू, बाय।